नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एमपीसीएस। दोस्तों, अपने पिछले डिस्कशन में हमने आपसे कहा था कि चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव देश में अभी अभी आयोजित हुए हैं, तो चुनावों को लेकर, चुनाव आयोगों को लेकर, मतदान को लेकर बहुत तरह तरह की चर्चाएं हुई और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे, जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, उनको हमने डिस्कस किया। दोस्तों, इस बार एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जीएस पेपर 2 के लिहाज से अत्यंत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट रहने की दो वजह हैं। पहली वजह तो ये कि जैसे कि अभी हमने देखा कि देश में कम मतदान हुआ है ना, तो उसको लेकर भी एक देश एक चुनाव की मांग की गई, सजेशन दिए गए और एक देश एक चुनाव की जो व्यावहारिकता है उस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया था। तो ये टॉपिक अपने आप से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है एक देश एक चुनाव मांग की अवधारणा, क्या है इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क और कैसे इसे व्यवहारिक भारत के संदर्भ में बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें इसी तरह के अच्छे अच्छे लेख आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आप ज़रूरी हो और संभव हो तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य भेजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस डिस्कशन जो है हमारा आज का, इसमें राइटर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से एक देश एक चुनाव की अवधारणा को हमारे देश में व्यावहारिक रूप में अमल में लाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखेंगे पॉइंट वाइज। देखिए, एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें 8 सदस्य थे। इस समिति ने क्या सुझाव दिए या और कौन कौन से सुझाव रहे हैं जिनके माध्यम से एक देश एक चुनाव की अवधारणा को बल मिला। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 1982 में एक देश एक चुनाव के लिए संस्तुति की गई और इसी प्रकार 1999 में न्यायमूर्ति बीपी जीवन की अध्यक्षता वाले विधि आयोग के द्वारा भी इस विषय में सिफारिश की गई। 2018 में जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग द्वारा भी सिफारिश की गई और साथ ही ये कहा कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने होंगे। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने 1982 में, विधि आयोग ने 1999 में, जबकि न्यायमूर्ति बीपी जीवन अध्यक्ष थे, और 2018 में जिसमें जस्टिस बीएस चौहान अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए 2015 में जो संसद की स्थायी समिति थी उसने भी दो चरणों में चुनाव कराने की वकालत की। एक देश एक चुनाव ना सही, तो उसने कहा कि जो चुनाव हैं उनको 2 चरणों में कराया जाए। एक चरण में लोकसभा और कुछ विधानसभा और दूसरे चरण में शेष विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, ताकि बार बार चुनाव होने वाले चुनावों से मुक्ति मिले। अब देखिए, इसमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो जो समिति कह रही है, जो अभी हमने समिति की बात करी, श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो उच्च स्तरीय समिति थी, उसने संभव सुधारों में क्या कहा है कि एक वर्ष में जो खाली हुई सीटें हैं, मान लीजिए उपचुनाव की वजह से कोई खाली हो गई या किसी सांसद अथवा विधायक की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो एक वर्ष में जितनी भी, या किसी ने मान लीजिए त्याग पत्र दे दिया, तो एक वर्ष में इस तरह की जितनी भी खाली सीटें हैं
कि जितनी भी खाली सीटें हुई हैं उन पर उपचुनाव होने चाहिए और एक समय पर होने चाहिए, उसके लिए एक तिथि निश्चित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो समिति ने सिफारिश की है कि कई बार क्या होता है, त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा की स्थिति बनती है, तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। और चुनाव आयोग का यह भी सुझाव है कि कभी कभी विपक्षी दलों द्वारा क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव में विश्वास प्रस्ताव को भी जोड़ना चाहिए और दोनों पर एक साथ मतदान होना चाहिए। विश्वास प्रस्ताव से क्या आशय है? विश्वास प्रस्ताव से ये आशय है कि भाई जो वर्तमान सरकार है इसमें हमारा भरोसा नहीं है और हम अमुक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के एवज में एकजुट हैं। तो इससे क्या होगा कि जहां अगर मान लीजिए वर्तमान सरकार अपना जो विश्वास मत है उसे लोकसभा में खो देती है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी सरकार के गठन की, जिससे कि मध्यावधि चुनावों से मुक्ति मिलेगी। राइटर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई ऐसे कारण अपरिहार्य कारण हैं जिनसे लोकसभा भंग की जाती है, तो दो विकल्प होंगे। पहला, तो या तो लोकसभा का कार्यकाल अगर कम अवधि शेष रही है, मान लीजिए 1 साल बचा है या 6 महीने बचे हैं या 1.5 साल बचा है, तो अगर लोकसभा का कार्यकाल कम अवधि का शेष रह रहा हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन इसमें इस तरह से लगाया जाए कि जो मंत्री परिषद है, जो वर्तमान मंत्री परिषद है, वो राष्ट्रपति को सहयोग करे। दूसरा विकल्प ये भी दिया गया है कि लोकसभा के बचा हुआ कार्यकाल अगर मान लीजिए लंबा है, मान लीजिए 2.5 साल का, 3 साल का बचा हुआ है, 4 साल का बचा हुआ है, तो शेष अवधि के लिए आम चुनाव होने चाहिए। मतलब कि जो अगर आम चुनाव हुए और नई सरकार चुनकर आई तो वो बचे हुए समय के लिए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फिर से 5 वर्षों के लिए हो। तो इस तरह से संभव बनाया जा सकता है एक देश एक चुनाव की अवधारणा को। अब मान लीजिए अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसके पक्ष में तर्क क्या क्या है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए वर्तमान में जो चुनावी प्रक्रिया है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगी है ना। उम्मीदवार हों वो तो खर्च करते ही हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक मशीनरी पे खर्चा आता है, आयोजन करने में जो खर्चा आता है, ठीक है, वह एक बहुत महंगी खर्चीली प्रक्रिया है। और अगर मान लीजिए एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे धन और समय दोनों की ही बचत होगी। काले धन को प्रश्रय नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्मीदवार क्या करते हैं, जब बार बार चुनाव होते हैं तो एक बार विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार क्या करते हैं, गलत तरीके से धन एकत्रित करने की कोशिश करते हैं बार बार। जब बार बार चुनाव होंगे तो वो बार बार ही कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक बार चुनाव हो जाएंगे तो इससे काले धन को जो प्रश्रय है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद राइटर कह रहे हैं कि बार बार जब चुनाव होते हैं ना, तो राजनेताओं का ध्यान चुनाव जीतने पर हो जाता है। जबकि उनका ध्यान क्या होना चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए क्षेत्र के विकास पर, जनता के, स्थानीय जनता की जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को संबोधित करने पर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब बार बार चुनाव होते हैं तो राजनेताओं का ध्यान कहाँ जाता है, चुनाव जीतने पर जाता है और लोक लुभावन योजनाओं पर ध्यान जाता है, जिससे कि क्या होता है कि ढांचागत सुधार नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए चुनाव आने वाले हैं तो कोई भी नेता या कोई भी उम्मीदवार क्या करता है कि ढांचागत सुधार को पीछे रखकर लोक लुभावन योजनाएं देता है, जिसमें कि फ्री की चीज़ें वितरित की जाती हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को आती हैं। और बार बार आचार संहिता जब लगती है तो उससे कहीं ना कहीं विकास कार्य भी बाधित हो जाते हैं। राइटर ये कह रहे हैं, देखिए जब चुनाव में एक ही वोटर है, यानी एक ही मतदाता है जो विधानसभा में भी मत डालता है और लोकसभा के चुनाव में भी मत डालता है, एक ही पोलिंग बूथ है और एक ही प्रशासनिक मशीनरी है जो उस चुनाव का आयोजन करा रही है, तो अगर एक साथ ही चुनाव करा लें तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी। ठीक है। उसके बाद राइटर ये कह रहे हैं, जब बार बार चुनाव होते हैं तो भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, जातिवाद जैसे मुद्दे हावी होते हैं, है ना। चाहे तो आप बहुत सारे राजनेताओं की भाषा देख लीजिए रैली में, है ना, भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, जातिवाद जैसे मुद्दे, या जो विभिन्न दलों के कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच भी वैमनस्यता
फैलती है, जिससे सामाजिक वैमनस्यता को बल मिलता है ना। बंगाल में चुनावों में जो हिंसा हुई वो इसका एक उदाहरण है। तो बार बार अगर चुनाव होते हैं तो भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, जातिवाद जैसे मुद्दों के कारण सामाजिक वैमनस्यता में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगला पॉइंट है कि देखिए, जो चुनाव में जो मतदान की प्रक्रिया में जो ड्यूटी देते हैं वो कौन होते हैं? अध्यापक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लेखपाल होते हैं, बीडीओ होते हैं। तो अगर वो चुनावों में बार बार होने वाले चुनावों में वो ड्यूटी देंगे तो जिस कार्य के लिए उनका चयन हुआ है, जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया है, ऐसे नियमित कार्य प्रभावित होते हैं और जो भी जरूरी कार्य हैं वो भी स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी क्या होता है कि चुनावों को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण शुचिता के साथ संपन्न कराना। उसके अलावा सुरक्षा बलों की 1500 से अधिक कंपनियां तैनात होती हैं सुरक्षा के लिए। तो इससे जो सुरक्षा बलों का जो प्राथमिक कार्य है सुरक्षा व्यवस्था, उस सुरक्षा व्यवस्था की दक्षता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहायता मिल सकती है अगर एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को व्यवहार में लाया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए बहुत से लोग बाहर रहते हैं, ये हमने पिछले आर्टिकल में अपने में डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं। अब बार बार चुनाव होंगे तो ना तो वो बार बार छुट्टी लेके आएंगे और ना ही बार बार किराया भाड़ा फूंक कर अपना मतदान डालने आएंगे। लेकिन अगर एक बार चुनाव होंगे लोकसभा के, विधानसभा के और हो सके तो स्थानीय निकायों के भी, तो चाहे कैसे भी करके लोगों में ये उत्सुकता रहेगी कि भाई हमें मतदान करना है, तो इससे मतदान प्रतिशत में भी फायदा मिलेगा। उसके बाद कुछ इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं कि भाई एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना सही नहीं है। इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं? देखिए, इसके विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष में भी। पहला मुद्दा क्या है कि मान लीजिए अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को अमल में लाया जाता है तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो तो गौण ही हो जाएंगे। प्राथमिक मुद्दे क्या रहेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे या अंतर्राष्ट्रीय नीति, विदेश नीति, राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे? प्राथमिक हो जाएंगे और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके गौण होने की आवश्यकता होगी। ठीक है, विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो इससे बड़ी पार्टियों को फायदा होगा और क्षेत्रीय दलों को क्या होगा? नुकसान होगा, जिसके कारण संघीय व्यवस्था, जो भारत में शासन की संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, उस संघीय व्यवस्था वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में प्रभावित होगी। अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए एक साथ चुनाव होते हैं राज्यसभा, विधानसभा के और लोकसभा के, तो उसके लिए ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी, है ना। तो ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि इसके लिए 4,500 करोड़ की आवश्यकता अधिक होगी, है ना। 3 गुना वीवीपैट मशीनों अलग से लानी पड़ेंगी अगर हम एक साथ चुनाव करा रहे हैं। उसके बाद राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए, जो प्रतिनिधि हैं जो चुन करके आएंगे उन पर कल्याणकारी कार्यों के लिए और विकास कार्यों को करने के लिए दबाव नहीं बन पाएगा, क्योंकि मान लीजिए एक बार वो चुन गए तो उन्हें पता है कि 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होना, तो उन्हें जनता के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। तो विकास कार्य और कल्याणकारी कार्यों में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी जनप्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि भारत में देखिए राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था तो है नहीं कि अगर कोई प्रतिनिधि कार्य नहीं कर रहा तो उसे वापस बुला के प्रश्नगत किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है और अगर एक बार में एक चुनाव 5 साल में एक बार ही चुनाव होंगे तो जनप्रतिनिधि बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएंगे कि 5 साल तक अब बीच बीच में बार बार जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर बार बार या 2 बार चुनाव होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, तो जो प्रतिनिधि हैं ना वो क्या है कि बीच में भी जनता के पास जाते हैं, जिससे कि जनताओं की समस्या से और क्षेत्रीय मुद्दों से वो अवगत होते हैं और उसी के अनुरूप वो कल्याणकारी योजनाएं या कार्यों का जो क्रियान्वयन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं।
अगला बिंदु है एकल मतदाता पहचान पत्र और निर्वाचक सूची। ये बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और राइटर ये भी कह रहे हैं कि कुछ विपक्षी लोगों का ऐसा कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव की अवधारणा अमल में लाई जाती है तो इससे सरकार के तानाशाही होने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है भाई, बार बार चुनाव होंगे तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में बार बार जाएंगे, आवश्यक मुद्दों पर चर्चा होगी और उसी के अनुरूप कल्याणकारी कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम देखें कि यह व्यवस्था वर्तमान में कहाँ कहाँ लागू है तो देखिए दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी ऐसे देश हैं जहां एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है वो व्यवहार में लागू है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये डिस्कशन? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रतिक्रिया के माध्यम से अब हमें अवगत कराएं कि हमारे चैनल में आप क्या क्या सुझाव चाहते हैं। जल्द ही एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।